हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का कारण है। साथ में आप ज्योग्राफी का जो 6 to 11 के क्लासेस आपको दिए गए हैं उसको आप सीरियलाइज वे में देखिए, क्योंकि ये आपके ज्योग्राफी के बेसिक नॉलेज को बूस्टअप करेगी। क्योंकि हर एक किताब में 80% ऐसी बातें होती है जो छोड़नी होती है, और 20% ऐसी बातें होती है जिसको लेकर के हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को। और वही 20% बातें हम इसमें देखते हैं कि कौन सी चीजों को हमें छोड़ना होता है, कौन सी चीजों को हमें लेके चलना होता है। इस चैप्टर के अगर हम लोग ऊपर आएंगे, इस चैप्टर के ऊपर, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि आखेटक किसको कहा जाता था। आखेटक शिकारी हुआ करते थे। आखेटक हम लोग शिकारी को बोलते थे, जो शिकारी हुआ करते थे और इधर उधर जाके वो जो है वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। और उनके बारे में हमको भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले की जो चीजें हैं उसके बारे में जानकारी इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास पांडुलिपि है, और हमारे पास शिल्प लेख है, और हमारे पास स्तंभ लेख है। इन सारे चीजों से हमें इस चीज की जानकारी मिलती है जो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। तो चैप्टर 1 में आप लोगों ने इसको डिस्कस किया था। और अगर हम लोग देखें, आखेटक के बारे में जानते हैं और इससे पहले की चीजों को अगर हम लोग जानेंगे तो उसमें यह है कि आखेटक लोग कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहा करते थे, एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहते थे। जैसे कि अगर मुंबई का कोई एरिया है तो वो मुंबई के धारावी में अगर रहते हैं तो वहां पे वो मुंबई में एनी टाइम नहीं रहेंगे। वो मुंबई से हट करके दिल्ली भी आ सकते हैं और दिल्ली से हट करके वो पंजाब भी जा सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि वो क्यों जाते थे और इसके क्या रीजन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो आखेटक थे वो खाद्य संग्रह समुदाय के लोगों के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर घूम के करते थे। आज भी अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपको ऊंट वाले आते हुए दिखेंगे, हाथी वाले आते हुए दिखेंगे, जो लोगों से जो है वो खाने की सामग्री मांगते हैं और उसको एकत्रित करके और फिर वो राजस्थान वाले एरिया की तरफ लेके जाते हैं या फिर और एरिया में लेकर के जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे और आज भी उस चीज को फॉलो किया जाता है। पहली बात तो ये है कि अगर वो एक ही जगह पर बहुत ज्यादा दिन तक रहते तो वहां आसपास के जो पौधे थे, जानवर थे, उन सारे को वो समाप्त कर देते और फिर उससे एनवायरमेंट के ऊपर एक बैड इफेक्ट पड़ता, जो आज के समय से है। बट उस वक्त उनका एक अलग सोच था, क्योंकि उस वक्त वो नहीं जानते थे कि इन्वायरमेंट किसको बोला जाता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट आज हम जानते हैं कि इसका इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आहार श्रृंखला हर एक चीज से जुड़ी हुई होती है। तो ये चीजें उस वक्त नहीं थी। बट उस वक्त लोग क्या सोचते थे कि अगर हम एक ही जगह पे रहेंगे तो हमें खाने के लिए जानवर नहीं मिलेगी, हमें जानवर जो है वो शिकार के लिए नहीं मिलेगी, या फिर जिस पेड़ का फल हम खाते हैं उस पेड़ को अगर हम काट करके जलाएंगे तो वहां पर हमें फिर से पेड़ नहीं मिल पाएगी। ये चीजें थी। दूसरा कारण ये था कि शिकार के लिए उनको हिरन और मवेशी को अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना होता था। और इस कारण से होता क्या था कि चारा एक ही जगह का खत्म हो जाता था। अब उनके पास जो चीजें थी उसको तो चारा नहीं मिलती थी, साथ में जिस जगह पे हिरन और मवेशी रहते थे वो भी चारा के लिए नहीं आते थे, जिसके कारण वो उसका शिकार नहीं कर पाते थे। तीसरा कारण ये होता था कि पेड़ पौधे और फल फूल का अलग अलग मौसम में आना उनके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करता था। क्योंकि अगर आम मान लिए उस वक्त भी होता रहा होगा तो आम तो केवल गर्मी के समय में मिलेगा आपको, और उस वक्त अगर केवल वो गर्मी के सीजन वाले सीजन वाले अगर फल पे डिपेंड रहते होंगे तब तो वो गर्मी के समय में अगर वो हिमाचल में रहते हैं तो हिमाचल से वो जो है वो अगर बात करें आप तो वो बिहार में आएंगे, क्योंकि वहां पर वो चीजें नहीं मिल पा रही है जो उनको हिमाचल में मिलनी चाहिए थी, जो उनको बिहार में मिल रही है। तो इस कारण से वो एक जगह पे नहीं रहते थे, जगह को बार बार चेंज करते थे। और चौथा कारण ये था कि जो आखेटक लोग थे उनको अपने जीवन यापन के लिए पानी के लिए झील, झरने और नदियों पर डिपेंड रहना पड़ता था। और कुछ कुछ ऐसी नदियां थी जो 12 मासी नहीं थी, इस कारण से उनको अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे जाना होता था। जैसे कि अगर हिमालय से निकलने वाली ज्यादातर नदियों की बात करें तो वो आपको 12 मासी दिखेगी, बट
और जगह की जो नदियां है जहां से निकल करके आती है वो आपको बारहमासी नहीं दिखेगी, तो इस कारण से उनको जगह को छोड़ना पड़ता था। बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत क्लियर बातें हैं, इसमें क्या डिस्कस करना होगा, लेकिन अगर आप ये एक बार डिस्कस करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको बहुत चीजों को बार बार एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अगर हम लोग आए आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे लेनी होगी और किस तरीके से हमें जानकारी मिलती है उसके ऊपर, तो पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती है खुदाई के वक्त जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह के लिए किया करते थे। अब एक बात अगर आपको बोला जाए कि आज की तरह आखेटक लोग कृषि करने के लिए हार्वेस्टर का यूज करते थे, पागलों वाली बात होगी, क्योंकि उस वक्त हार्वेस्टर हुआ नहीं करती थी, हमारा टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। बट उस वक्त अगर जिस पत्थर से वो मिट्टी को खोदते थे उसकी जानकारी हमें मिल सकती है, और वो तब मिलती है हमें जब किसी जगह पर खुदाई होता है। क्लियर बात है, और इसी से वो चीज समझ पाते हैं, जैसे कि इस तरीके की आपको जो चीजें मिलेगी ये उस वक्त खुदाई के लिए यूज की जाती थी, जानवरों को मारने के लिए यूज की जाती थी, शिकार के लिए यूज की जाती थी। क्लियर है यहाँ की बातें। इसके बाद यहाँ पे सारी चीजें बस वही 80% वाले में आते हैं, 20% वाले में नहीं आते हैं, और केवल डिस्कस हम 20% बात को ही करेंगे। जो इस किताब की मोटाई को जो है वो 80% बढ़ाते हैं उसको हम बिल्कुल छोड़ेंगे, उसको कभी डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। इसके बाद अगर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप कीजिए पहले, बहुत आराम से इस चीज का स्क्रीनशॉट करना है, और यहाँ पर हर एक चीज को आपको देख लेना है कि ये किस चीज को इंडिकेट करता है। अब अगर यहाँ पर स्टार मार्क की बात करें तो ये मुंबई आधुनिक नगर की बात करता है। अगर आप इस की बात करते हैं तो ये आरंभिक गांव की बात करता है, जैसे ईमान गांव हो गया, आपका इनाम गांव हो गया। फिर आपका ये वाला एरिया जो है ये आपका दिखाता है कि किस जगह पे जो है वो आरंभिक गांव स्टार्ट हुए थे। अगर आप गोल जो है वो आपके सर्कल की बात करें, जो ग्रीन कलर का है, वो महापाषाणिक पुरा स्थल की बात करता है। फिर अगर आप ग्रीन कलर की बात करें यहाँ पर तो ये आपको सॉरी ब्लू कलर की, तो ये नवपाषाणिक पुरा स्थल की बात करता है। फिर अगर पूरा पाषाणिक पुरा स्थल की बात करता है ये आपको त्रिभुज करता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको बस 2-2 बार देखना है, इसलिए देखना है क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि किस जगह पर क्या पाई जाती थी। क्लियर है यहाँ की बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो जिस जगह पर पहले के लोग औजार बनाते थे उस जगह को हम लोग उद्योग स्थल बोलते थे, जो पत्थरों के औजार बनते थे। क्लियर है यहाँ की बातें। अब देखना है आज के समय में हम इस जगह को भी उद्योग स्थल ही बोलते हैं, ठीक है। जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उस वक्त भी इंडस्ट्रियल एरिया था, उस वक्त इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज भी है वो, और उसको हम लोग वहीं से अडॉप्ट किए हैं, न कि हम इसको खुद से बनाए हैं। इसके बाद एक भीम बेटका की बात आती है, तो ये वो स्थल थे जिसमें गुफाओं में और कंदराओं में लोग रहा करते थे, इसको भीम बेटका बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कभी कभी जो है वो लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल बोला जाता था। जब इस तरीके के स्थल पे बहुत ज्यादा लोग रहते थे और कुछ ज्यादा दिन तक रह जाते थे, जहाँ पे आपका जो है वो पत्थर के औजार भी बनाए जाते थे, तो उस एरिया को हम लोग क्या क्या किस नाम से जानते थे, तो उसको हम लोग आवासीय और उद्योग स्थल के नाम से जानते थे। बेसिक बातें हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो पूरा स्थल की बात आता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीजें क्लियर कर देगा। पूरा स्थल बोला किसको जाता है, तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारती जैसे वस्तुओं का अवशेष मिलता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक वैशाली जगह है, इस वैशाली के बारे में बहुत अच्छे से जानते हुएगा, बिहार में है ये, और हमारे घर से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो यहाँ का जो प्रोसेस है, यहाँ से जो है वो ये एक पूरा स्थल है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली है। तो कभी आए, अगर आपको फुर्सत हो तो इस जगह को घूमे। फिर अगर पाषाण औजार का निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो उस वक्त पत्थर से जो है वो औजार को बनाया जाता था, और पत्थर को पत्थर से ही काट करके औजार बनाया जाता था। तो इस तरीके के जो तकनीक थी उसको जो है वो दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। और इसमें होता क्या था कि इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका दिया जाता था, और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ा नुमा पत्थर से सल्क निकालते थे, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे, जैसे कि इस तरह का। इसको किसी जगह पे टिकाया गया, इसके ऊपर एक चीज रखा गया जो जिस शेप में इसको ढालना है, और फिर इसको इसके ऊपर से अटैक करना है एक तरीके से, और फिर ये इस एरिया में ढल करके आ जाता था, और ये आपको जो है वो क्या बनता था, उस शेप में आ जाता था, जो कि
उसको चाहिए और ये उस उपकरण के नाम से भी जाना जाता था। आग की खोज की अगर बात करें हम लोग, तो कुरनूल की गुफा को अगर आप ऊपर वाले जो है वो आपका जो एक चित्र दिया गया हुआ है, जो मानचित्र है, उसमें अगर आप खोजिएगा मैप में अगर आप, तो वहां पे आपको कुरनूल की गुफा मिलेगी और यहाँ पर राख के अवशेष मिले हुए थे। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आरंभिक लोग जो थे वो आग जलाते थे और उसका यूज हो चुका था यहाँ पर। अभी हम लोग इसलिए आदि मानव की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी को तो पढ़ रहे हैं ना। अभी तो हम लोग स्टैंडर्ड टाइप एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं है, तो बहुत सारी बातों को डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी तो वही डिस्कस करेंगे जो हमें क्लास 6 के लेवल तक जानना होगा। अगर आपने पेशेंस है तो आप चीजों को बहुत आसानी से समझोगे। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो केवल लेक्चर है तो फिर आप अभी क्विट करो इसको, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जलवायु की अगर बात करें हम लोग, तो आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये चीज आपको क्वेश्चन मार्क करके दिया गया हुआ है। बट इस चीज का एक अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि लगभग 12,000 साल वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हुए थे और गर्मी बढ़ने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे थे, क्योंकि जब ठंडी थी उस जगह पे तो घास नहीं बनते थे, लेकिन जब गर्मी आने लगी 12,000 वर्ष पहले की बात है, तो घास वाले एरिया आने लगे और यहाँ पे जानवर भी आते थे, उसका शिकार भी होता था। उसके प्रजनन का एक बहुत अच्छा जगह भी बन गया था, क्योंकि जिस जगह पर उनको खाने की सुविधा अवेलेबल होगी वहां का डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। तो ये चीज हुई थी और ये इस कारण से हुई थी क्योंकि लोगों को जो है वो धीरे 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 आग के बारे में जानकारी मिलनी स्टार्ट हो गई हुई थी। क्लियर है यहाँ की बातें। अब अगर हम लोग नाम और तिथि की बात करें तो आरंभिक काल में वे जो है अगर आप बात कीजिएगा पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल का मतलब, तो सबसे पहले पाषाण का मतलब होता है पत्थर और काल का मतलब होता है समय। ठीक है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और काल का मतलब होता है समय। तो पूरा पाषाण काल, जब पत्थरों का समय था, उसको हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये चीजें क्लियर है। इस काल में भी, इस काल को 3 भागों में बांटा गया हुआ है, जिसको आपको मध्य एवं उत्तर पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे हम लोग मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले था। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। इसमें अगर आपको बोला जाए कि आपको इसके ऊपर एक बहुत लंबा डिस्कशन कर दिया जाए इसके ऊपर, तो टाइम वेस्ट है ये, क्योंकि इसमें वो चीजें सारी दे दी गई हुई है जो आपको जानने चाहिए। इसके बाद ऐसी कोई बातें नहीं है जो आपको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए नहीं होंगी, या फिर आप इसके ऊपर हम एक बहुत बड़ा वीडियो तैयार कर दे और इस वीडियो को 35 मिनट का बना दे। ऐसी कोई बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाली नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को एक ग्राफ बना करके दे दिया गया हुआ है। इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिएगा एक दूसरे को और ये आपके दिमाग में जो है एक माइंड मैप बन के रह जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो 10,000 साल पहले जो है वो एक नए युग का शुरुआत हुआ था और इसको हम लोग नव पाषाण के नाम से जानते हैं। और इसी सारे चीज को हम लोग अगले चैप्टर से धीरे धीरे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद अगर हम लोग शैल चित्रकला की बात करें तो इससे भी हम लोगों को अपने जो है वो अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गुफाओं में जो है वो आपको बहुत अच्छे अच्छे चित्रण देखने को मिलेगी और इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया हुआ है। और ये एरिया आपको ये दिखाने का कोशिश करता है कि उस वक्त जो है वो चित्रकारी किया जाता था। और अगर बात करें हम लोग अपने अतीत की, तो उस वक्त कौन लोग क्या करते थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी अगले चैप्टर से और वो डिटेल्ड होगा। बट इसमें अगर हम लोग देखें तो प्रारंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे और वो गुफाओं में जो है वो एक जगह पर जो उनका उद्योग क्षेत्र था वहां पर पत्थरों से औजार बनाया करते थे। इसके साथ साथ देखें तो वो शिकार करके खाया करते थे और यही था उनका पूरा जीवन। यही बात कही गई है इस चैप्टर से। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक शुतुरमुर्ग की बात आती है कि भारत में पूरा पाषाण काल, जिस वक्त पत्थर का समय था, उस वक्त हमें शुतुरमुर्ग की जानकारी मिलती है। और इसका साक्ष्य है हमारे पास, क्योंकि महाराष्ट्र के पटने में पूरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिला हुआ था
और ये बात दर्शाता है कि जिस वक्त पूरा पाषाण काल था उस वक्त यहाँ पर शुतुरमुर्ग मतलब ऑस्ट्रिच का जो है वो प्रेजेंटेशन था। ये बात है। इसके बाद अगर हम लोग हुसंगी या सूक्ष्म निरीक्षण की बात करें तो पूरा पाषाण युग में कई पूरा स्थल मिले हुए हैं जहां पर आपको जो है वो आवास उद्योग इन सारे चीजों का आपको साक्ष्य देखने को मिलेगा। और कुछ छोटे पूरा स्थल में भी औजार बनाए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको उस तरीके के औजार देखने को मिलेंगे। और जो भी औजार बनते थे उस वक्त वो अधिकांश चूना पत्थर के ही बने हुए आपको देखने को मिलते थे। यही बात आपको इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई थी। जो बेसिक बातें थी एक 6 क्लास के बच्चे को इतनी चीजें जाननी चाहिए। और जैसे जैसे हम लोग क्लास को एक्सटेंड करेंगे, जैसे जैसे हम लोगों का क्लास ऊपर जाएगा, वैसे वैसे हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी और यही हमें बहुत डिटेल नॉलेज देगी। तो ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का कारण होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।